आप डर तो नहीं रहे मेजर साहिब? वीना के छोटे भाई ने पूछा। मैं कमांडो हूँ, मेजर समी ने कहा। अगर मैं डरपोक होता तो कमांडो ट्रेनिंग के लिए जाने से इनकार कर देता। अगर आपको ये शक है कि मैं डर रहा हूँ तो अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा और जो ड्यूटी आपने मुझे सौंपी है वो पूरी करके दिखाऊंगा। अगली शाम स्टेडियम के करीब मेजर समी की गाड़ी खड़ी थी। कैप्टन आसिफ उसके साथ था। मेजर समी ने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की थी जहां से वो इस छोटी सी रेस्टोरेंट लवर्स इन को देख सकते थे, लेकिन वो वहां से किसी को नजर नहीं आ सकते थे। उस्मान लूसी के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर था। मेजर समी ने उन्हें इस रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा था। मेजर समी और आसिफ इंतजार करते रहे। वहीं करीब ही एक और कार खड़ी थी जिसमें वीना के दोनों भाई अख्तर और अमजद बैठे हुए थे। कोई 1.5 घंटे बाद उस्मान और लूसी रेस्टोरेंट से बाहर आए। अब समी और आसिफ की ड्यूटी थी कि उस्मान और लूसी के पास जाना था और अगवा की स्कीम की पहली कार्रवाई करनी थी। लेकिन उस्मान और लूसी बड़ी तेजी से गाड़ी में बैठे और इसी तेजी से गाड़ी समेत गायब हो गए। समी और आसिफ को उन तक पहुंचने की मोहलत ही ना मिली। अगली शाम उन्होंने फिर मेजर उस्मान का ताक़ुब किया। उस शाम वो एम ए खान की कोठी के अंदर चला गया। समी और आसिफ कोठी से थोड़ी ही दूर गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही इंतजार करते रहे। कुछ दूर अख्तर और अमजद अपनी कार में बैठे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उस्मान और लूसी कोठी में ही रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे। वो अपनी अपनी जगह इंतजार करते रहे। ये इंतजार बड़ा ही सब्र आजमा था। उन्हें परेशानी ये थी कि ऐसा न हो उस्मान कोठी में वक्त गुजार कर अकेला निकले और लूसी बाहर न आए। इस सूरत में वो अपनी स्कीम में कामयाब नहीं हो सकते थे। तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा कि उस्मान की गाड़ी कोठी से निकली। समी और आसिफ ने देखा कि लूसी भी उसके साथ अगली सीट पर मौजूद थी। वक्त रात के 11 बजे के लगभग था। खुशकिस्मती से उस्मान ने गाड़ी उस तरफ मोड़ी जिधर मेजर समी और कैप्टन आसिफ गाड़ी रोककर बाहर खड़े थे। उस्मान की गाड़ी करीब आई तो मेजर समी ने आगे होकर उसे रोक लिया। मेजर उस्मान को तो जरा सा भी शक न था कि उसके साथ क्या ड्रामा खेला जाने वाला है। उसने गाड़ी सड़क की साइड पर करके रोक ली और अपने दोस्तों को देखकर बड़ी तेजी से बाहर निकला। तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं यार, मेजर समी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बहुत परेशान हो। उसकी आवाज में जरा सा भी जोशो खरोश नहीं था। क्या बात है यार? मेजर उस्मान ने चौंक कर पूछा। यू लुक सो डिप्रेस्ड, व्हाट इज रॉन्ग? क्या बताऊं भाई? मेजर समी ने कहा। कम ऑन स्पीक अप यार, मेजर उस्मान ने कहा। जरा इधर आ जाओ। मेजर समी ने मेजर उस्मान को बाजू से पकड़ा और जिधर उस्मान की गाड़ी खड़ी थी उसकी उल्टी तरफ ले गया। कहने लगा, जरा दूर आकर बात सुनो। अब तो सिर्फ ब्रिगेड हेडक्वार्टर मेरी मदद कर सकता है। ये काम तुम करवा सकते हो। मेजर समी ने एक किस्सा गढ़ रखा था जो उसने उस्मान को सुनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी एक मुश्किल बयान की और कहा कि उसकी मदद ना की गई तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मेजर उस्मान को मेजर समी ने बड़े ही पुरस्कार तरीके से अपनी बात में उलझा लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कार से खासा दूर ले गया। अख्तर और अमजद ने गाड़ी स्टार्ट की और उस तरफ चले गए जहां लूसी अकेली उस्मान की गाड़ी में बैठी थी। फिर उन्होंने गाड़ी उस्मान की गाड़ी के करीब जाकर रोकी। अख्तर गाड़ी से निकला और उस्मान की गाड़ी के उस तरफ हो गया जिस तरफ लूसी बैठी थी। एक्सक्यूज मी मिस, अख्तर ने बड़े ही मुहज्जब लहजे में कहा। मेरे साथ एक साहिब लिफ्ट लेकर बैठ गए हैं। ये एक प्राइवेट क्लिनिक का एड्रेस मालूम करना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती और मैं इन्हें मायूस भी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ पता भी नहीं चल रहा कि ये कौन सा क्लिनिक पूछ रहे हैं। अगर आप खुद ही इनसे पूछें तो शायद आप कुछ मदद कर सकें। किसी जवान लड़की को उसकी गाड़ी से निकालने के लिए इतनी सी बात काफी नहीं थी जो अख्तर ने की थी, लेकिन लूसी आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी और वैसे भी तेज तरार थी। वो गाड़ी से निकल आई। अख्तर ने एक बार फिर उससे माजरत की कि वो उसे जहमत दे रहा है। लड़की को ये तासुर मिला कि ये कोई शरीफ और मुहज्जब आदमी है। वो अख्तर की गाड़ी के करीब जा पहुंची। अमजद जो अगली सीट पर बैठा था गाड़ी से निकल आया। उसने पिछले दरवाजे का लॉक खोल रखा था। मेजर उस्मान मेजर समी की बात सुन रहा था और उसे तसल्ली दे रहा था। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा। वो कौन है? उसने कहा। क्या कर रहे हैं? इतनी दूर से अख्तर और अमजद को पहचानना मुश्किल था। कोई नहीं यार, मेजर समी ने कहा। तुम्हारी फ्रेंड के कोई जानने वाले होंगे। कैप्टन आसिफ ने भी कोई बात कहकर उस्मान की तवज्जो उसकी गाड़ी की तरफ से हटा ली। लूसी जब अख्तर की गाड़ी के करीब पहुंची तो अमजद ने आहिस्ता से पिछला दरवाजा खोला। फिर दोनों भाइयों ने बड़े आराम से लूसी को अंदर फेंक दिया। अमजद बड़ी तेजी से पिछली सीट पर बैठा और सीट पर गिरी हुई लूसी के मुंह पर हाथ रख दिया। अख्तर इतनी देर में स्टीयरिंग पर बैठ चुका था और गाड़ी चल पड़ी। मेजर समी और कैप्टन आसिफ ने उधर देखा कि अख्तर और अमजद जा चुके हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वापस हुए। जब उस्मान की गाड़ी तक पहुंचे तो लूसी लापता थी। कहाँ गई? मेजर उस्मान ने घबरा कर पूछा और इधर उधर देखने लगा। फिर बोला,
घर न चली गई हो, लेकिन वो जाती तो हमारे करीब से गुजरती। अब भी कुछ संभलो उस्मान यार, मेजर समी ने कहा। उसे कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया और उसके साथ चली गई। नो, मेजर उस्मान ने सख्त गुस्सीली आवाज में कहा। आई डोंट बिलीव इट, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेजर उस्मान बावला हुआ जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा, मेजर उस्मान ने कहा। तुम्हारा मेंटल बैलेंस तो बिल्कुल ही उलट गया है यार, मेजर समी ने कहा। क्या लिखवाओगे कि वो तुम्हारी क्या लगती है? तुम तो यूं बातें करते हो जैसे वो अगवा हो गई हो। हम तुम्हें इतने अरसे से क्या समझा रहे हैं? ये लड़की उड़ता पंछी है, अपने उस फ्रेंड के साथ चली गई होगी जो उसे तुमसे ज्यादा माल खिलाता होगा। उस्मान का गुस्सा तो ठंडा ना हुआ, अलबत्ता वो पागलाना सी जो हरकतें कर रहा था वो रुक गई। होश में आओ उस्मान भाई, कैप्टन आसिफ ने कहा। हम उस लड़की के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर चुके हैं। समी भाई ने ठीक कहा है कि ये उड़ता पंछी है और इसकी दिलचस्पी जिसे तुम मोहब्बत कहते हो उस ऐश मौज से है जो तुम उसे करवाते हो। तुम्हारी जात के साथ उसे जरा सा भी लगाव नहीं। शट अप यू इडियट, मेजर उस्मान ने जमीन पर जोर से पांव मारते हुए कहा। शी लव्स मी, कूल डाउन बॉय, कूल डाउन। मेजर समी ने उस्मान को अपने एक बाजू के घेरे में लेते हुए बड़े प्यार से कहा। चलो आओ हमारे साथ, तुम्हें इसी होटल में कॉफी पिलाएंगे। मेजर उस्मान की ज़हनी हालत बिगड़ती चली गई और बिगड़ी भी इस हद तक कि अंग्रेजी बोलते बोलते उसने पंजाबी में वाही तबाही बकनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि अपने उन दोनों दोस्तों को भी खालिस पंजाबी में बुरा भला कह डाला। लेकिन दोस्त चूंकि इस ड्रामे के किरदार थे, इसलिए वो हंसते मुस्कुराते रहे और उसे यही तासुर देते रहे कि जिस पर उसने अपने इतने प्यारे घर की खुशियां कुर्बान कर दी हैं, वो किसी और के साथ चली गई है। मेजर उस्मान इस तासुर को तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि दिल से उसने इस सूरती हाल को कबूल कर लिया है। कुछ देर बाद उस्मान का गुस्सा सिमट सिमटा कर लूसी पर मरकूज हो गया, जिससे जाहिर होता था कि वो तस्लीम कर रहा है कि लूसी उसे जुल दे गई है। अब वो मर्द की फितरत के एक मखसूस पहलू को उजागर कर रहा था। ये रकाबत का पहलू था और ये अना का मसला था। किसी मर्द की मोहब्बत या चाहत किसी मामूली सी शक्लो सूरत की औरत के साथ हो जाए और वो औरत उसके हाथ से निकल जाए तो उस मर्द की हालत ऐसी हो जाती है जैसी दुनिया की हसीन तरीन औरत उसके हाथ से निकल गई हो। ये हालत अब उस्मान की हो रही थी। देखो उस्मान, मेजर समी ने उसे संजीदगी से कहा, हमारे साथ नहीं चलते तो अपने घर जाओ और ठंडे दिल से सोचो। तुम तो इस किस्म की हरकतों और बातों पर उतर आए हो जो पंजाबी फिल्मों के हीरो से कराई जाती हैं। तुम मेजर हो और तुम हाई क्लास सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द हो। अपनी सतह से ना गिरो। तुम्हारी फ्रेंड को किसी ने अगवा नहीं किया और ना कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है कि सबके सामने कोई किसी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले जाए। कैप्टन आसिफ ने भी उसे बड़ी संजीदगी और बड़े प्यार से समझाया। कैप्टन आसिफ कोई नौजवान आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि सीनियर कैप्टन था और मेजर होने वाला था। वो आखिर उस्मान के मुखलिस दोस्त थे। उनकी बातों को उसने कबूल करना शुरू कर दिया और उनके कहने पर अपने घर चला गया। मेजर समी और कैप्टन आसिफ गाड़ी में बैठे और चले गए। उनका रुख अख्तर और अमजद की कोठी की तरफ था। उन्होंने वीना के उन दोनों भाइयों से मिलकर इस ड्रामे का अगला पार्ट खेलना था। अख्तर और अमजद लूसी को अपनी कोठी में ले गए। 4 कनाल की कोठी थी जिसके बेशुमार कमरे थे। अमजद ने रास्ते में लूसी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। पट्टी बांधने से पहले उसने लूसी को रिवॉल्वर दिखाया और कहा कि उसने ऊंची आवाज निकाली या कोई और हरकत की तो उसे गोली मारकर लाश गायब कर दी जाएगी। लूसी चुप हो गई थी। वो जानती थी कि पाकिस्तान में कत्ल एक आम सी वारदात समझा जाता है, जहां सड़कों पर आदमी कत्ल हो जाता है और कातिल हवाई फायर करते हुए लोगों के सामने गायब हो जाते हैं और फिर कभी पकड़े नहीं जाते। इन दोनों भाइयों की गाड़ी अपनी कोठी के पहलू की तरफ जा रुकी। उन्होंने लूसी को निकाला और उस तरफ के दरवाजे से अंदर चले गए जो वो अंदर से पहले ही खोल कर गए थे। उनके वालिदैन कोठी के किसी दूसरे कोने के कमरे में सोए हुए थे। लूसी को उन्होंने सोफे पर बिठा दिया और आंखों पर कपड़ा बांधा रहने दिया। मुझे एक बात बता दो, लूसी ने पूछा, क्या तुम मुझे अपने लिए लाए हो या मेरे घर वालों से तावान मांग कर मुझे छोड़ दोगे? दोनों बातें गलत हैं, अख्तर ने कहा। तुम्हारे जिस्म के साथ हमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं, तुम्हारे जिस्म से हमें नफरत है। छोटा भाई अमजद बोला, ये एक नापाक जिस्म है जिसे इस घर में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बाहर एक गाड़ी का हार्न 2 बार बजा। अख्तर ने अमजद की तरफ देखा। अमजद बाहर निकल गया। मेजर समी की गाड़ी गेट के सामने खड़ी थी। अमजद ने गाड़ी अंदर लाने का इशारा किया और गाड़ी अंदर पहुंच गई। मेजर समी और कैप्टन आसिफ उतरे और अमजद उन्हें कमरे में ले गया। अब इस कमरे में 4 आदमी हो गए थे। चारों कमरे के एक कोने में जा खड़े हुए। अख्तर के पूछने पर समी और आसिफ ने बताया कि मेजर उस्मान का रद्द-ए-अमल किया था और फिर ये बताया कि वो अपने घर चला गया है।
पहले टेलीफोन करवाते हैं। अख्तर ने सरगोशी में मेजर समी से कहा। अभी नहीं, मेजर समी ने कहा। फोन तो करवाना ही है, लेकिन इससे कुछ बातें कर ली जाएं। वीना अपने घर आई थी और रात 10 बजे के लगभग वापस चली गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेजर समी ने लूसी से पूछा। लुबना साइद, लड़की ने जवाब दिया। निक नेम लूसी है। तुम्हारे फादर कौन है? एम खान, लूसी ने जवाब दिया। क्या काम करते हैं? रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, लूसी ने जवाब दिया। पहले जमीनों की देखभाल करते थे, अब यहीं रहते हैं। भाई हैं? 3 भाई हैं, लूसी ने जवाब दिया। क्या करते हैं? आप लोगों का मतलब क्या है? लूसी ने रुंधी हुई सी आवाज में पूछा। हमारा मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो, मेजर समी ने कहा। हम तुम्हारे मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं। तुम जो कुछ बताओगी उसकी हम तस्दीक करेंगे। अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो फिर मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरी एक बात मानो, लूसी ने कहा। मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ और देखो मैं कितनी खूबसूरत लड़की हूँ। जितने दिन चाहो मुझे अपने पास रख लो, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो किसी आदमी को मेरे घर भेज दो। जितनी रकम मांगोगे तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अख्तर ने जिंजलाई हुई आवाज में कहा। हमें ना तुम्हारी खूबसूरती के साथ कोई दिलचस्पी है, ना रुपए पैसे के साथ। फिर और क्या चाहते हो तुम लोग? लूसी ने बड़ी पुख्ता आवाज में पूछा। फिर कहने लगी, मेरी आंखें तो खोल दो, तुम्हारी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। मेजर समी ने कहा। मेजर उस्मान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? वो मेरा फ्रेंड है। तुम लोग जानते हो फ्रेंड से ताल्लुकात कैसे होते हैं? नाजायज, अख्तर बोला। पूरी बात बताओ, क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो? मैं नहीं, लूसी ने जवाब दिया। वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। देख लड़की, मेजर समी ने कहा, हम सीधी सीधी बात करते हैं। तुम लोग महजब किस्म की असमत फरोशी कर रहे हो और तुम उस्मान का माल दोनों हाथों से खा रही हो। फौरन मान जाओ और उस्मान का साथ छोड़ दो। ये लड़की अगर असमत फरोश थी भी तो वो अपनी जुबान से ये तस्लीम नहीं करना चाहती थी। उसने ये जाहिर करना शुरू कर दिया कि वो एक मोअज़्ज़ज़ खानदान की लड़की है और उस खानदान में रोशन ख्याली और औरतों की आज़ादी कुछ ज्यादा है। उसने ये भी कहा कि वो उस्मान से नहीं खाती बल्कि उसे खिलाती पिलाती है। चलो हम मान लेते हैं, मेजर समी ने कहा, लेकिन तुम कुछ और भी हो। जब तक वो नहीं बताओगी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लड़की इतनी कच्ची नहीं थी कि वो फौरन ही बता देती। वो इंडियन इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता लड़की थी। 15-16 साल की उम्र से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी और न जाने कब से इस मैदान में अमली काम कर रही थी। मेजर समी, अख्तर, कैप्टन आसिफ और अमजद ने सवालों जवाब के जरिए पूरा जोर लगा लिया कि ये लड़की कुछ बता दे, लेकिन वो तो कले की तरह मजबूत थी। अख्तर और अमजद का मकसद सिर्फ ये था कि ये लड़की उस्मान के साथ ताल्लुकात तोड़ ले, लेकिन मेजर समी और कैप्टन आसिफ का मकसद इसके अलावा कुछ और भी था। ये दोनों आर्मी ऑफिसर इस लड़की की कोठी के पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार मेजर से 2 दफा मिल चुके थे। उस सूबेदार मेजर ने चोरी छिपे इस कोठी के अंदर की दुनिया को देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसे इसके सिवा कुछ पता नहीं चल सका था कि ये लोग मशकूक हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो एक संगीन जुर्म है। सूबेदार मेजर जहाँ दीदा आदमी था, उसने मेजर समी को पहली मुलाकात में बताया था कि वो अंग्रेजों के दौर में मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुका है और उसने अंग्रेज अफसरों के साथ काम किया है। उसने बाद की मुलाकातों में मेजर समी और कैप्टन आसिफ को बताया था कि ये लोग स्मगलर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ कभी कोई ट्रक, पिकअप या जीप नहीं आई। ये 3 किस्म की गाड़ियाँ स्मगलरों के पास लाजमी तौर पर होती हैं। सूबेदार मेजर ने उन अफराद को देखा था जो उसकी कोठी में आते जाते थे और उसने महिंदर आहूजा को भी देखा था जो एम खान बना हुआ था। उन लोगों का बज़ाहिर कोई कारोबार नहीं था। सूबेदार मेजर ने मेजर समी और कैप्टन आसिफ को अपनी आखिरी राय ये दी थी कि ये कोठी इंडियन इंटेलिजेंस का खुफिया अड्डा मालूम होती है। सीधी सी बात थी कि ये दोनों आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी ISI को बता देते कि इस कोठी पर छापा मारे या नजर रखें, लेकिन न बताने की एक वजह ये थी कि वो यकीन कर लेना चाहते थे कि ये भारतीय जासूसों का अड्डा है, और दूसरी वजह ये कि इंटेलिजेंस वालों को यकीन भी हो जाए कि फलां शख्स दुश्मन का जासूस है या फलां घर दुश्मन के जासूसों का अड्डा है, तो इंटेलिजेंस फौरन उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर लेती, न उस घर पर फौरन छापा मारती है। अगर वो ऐसा करें तो उस गिरोह के, जिसे रिंग कहा जाता है, दूसरे अरकान गायब हो जाते हैं। ऐसे आदमी और ऐसे ठिकाने पर कुछ अरसा नजर रखी जाती है और नोट किया जाता है कि यह आदमी कहाँ कहाँ जाता है और किस किस से मिलता मिलाता है और उस ठिकाने में कौन कौन आता जाता है। ये सारी मालूमात हासिल करके कोई कार्रवाई की जाती है। मेजर समी और कैप्टन आसिफ को इंटेलिजेंस का ये तरीका मालूम था। वो ISI के लिए जमीन हमवार करके इत्तला देना चाहते थे। अब लड़की उनके हाथ आ गई थी।
اور انہیں توقع تھی کہ یہ لڑکی اقبال جرم کر لے گی اور وہ ISI سے اگلی کارروائی کرائیں گے، لیکن لڑکی نے ایسے انداز اختیار کر لیے کہ وہ موم کی گڑیا کی بجائے ایسا پتھر بن گئی جسے توڑنا محال نظر آ رہا تھا۔ میجر سمیع اختر امجد اور کیپٹن آصف کو کمرے کے ایک کونے میں لے گیا۔ اختر صاحب، میجر سمیع نے کہا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے مسئلے سے آپ واقف ہیں، مجھے اس کا حل بھی نکالنا ہے۔ ایکسکیوز می، کیپٹن آصف نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہمارا یعنی ISI کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر اختر صاحب کا کام تو اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ لڑکی ISI کے قبضے میں چلی جائے گی اور عثمان بھیا اسے ڈھونڈتے پھریں گے۔ آپ دونوں صاحبان جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ اختر نے کہا، ہم دونوں بھائی ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے میجر سمیع کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا، لڑکی کو قتل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ کام ایسے طریقے سے ہوگا کہ اس کا سراغ بھی نہیں ملے گا، وہ دیکھ لیں گے اختر صاحب۔ میجر سمیع نے کہا، آپ ٹیلی فون لے آئیں۔ امجد ٹیلی فون لانے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ٹیلی فون آ گیا جو لڑکی کے پاس رکھ دیا گیا۔ دیکھ لڑکی، میجر سمیع نے لوسی سے کہا، ہم عثمان کا نمبر ملائیں گے اور ریسیور تمہیں دے دیں گے۔ تم نے عثمان سے یہ کہنا ہے کہ میرا ایک پرانا فرینڈ امریکہ سے آ گیا تھا، وہ اچانک سڑک پر مل گیا، تم اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی سے ذرا دور چلے گئے تھے، اس فرینڈ نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، میں اسے ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم ناراض تو ضرور ہوگے لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تم یہ باتیں عثمان کے ساتھ کرو اور وہ تمہیں جو کچھ کہے اس کا جواب اس طرح دو کہ تمہیں عثمان کی بجائے یہ فرینڈ زیادہ عزیز ہے اور تم اس کی فرینڈ شپ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں، لوسی نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ذرا سا بھی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ کہنے لگی، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں عثمان کے ساتھ تعلقات توڑ دوں، میں تمہارا یہ کام کر دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ عثمان سے نہیں ملوں گی، اس کے عوض مجھ پر یہ کرم کرو کہ مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیں گے، میجر سمیع نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے تمہارے جسم کو سوائے آنکھوں پر پٹی باندھنے کے چھوا تک نہیں، ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، لوسی نے کہا، حالانکہ میں نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا۔ نمبر ملاؤ۔ میجر سمیع نے عثمان کا نمبر ملایا اور لوسی کے ہاتھ میں ریسیور دے کر کہا کہ رنگ جا رہی ہے۔ لوسی نے ریسیور لے لیا۔ عثمان گھر پہنچ چکا تھا اور غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ گھر میں صرف وینا تھی جس پر غصہ نکال سکتا تھا۔ اس نے روزمرہ کی طرح کوئی وجہ پیدا کر لی اور وینا کے ساتھ ایسا شدید قسم کا لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ وینا پر ایسی الزام تراشیاں کر رہا تھا جیسے وینا زبردستی اس کی بیوی بن گئی تھی اور اسے وینا نے اس کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وینا پہلے تو برداشت کرتی رہی، آخر وہ بھی پھٹ پڑی اور اس نے عثمان کو کھری کھری سنا ڈالی۔ عثمان نے اسے طلاق تک کی دھمکی دی جس کا وینا نے یہ جواب دیا کہ طلاق لے کر میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت عورت سمجھوں گی۔ میری بات سن رہے ہو عثمان؟ وینا نے کہا، میں تو خود تم سے علیحدگی چاہتی ہوں لیکن میں دیکھ رہی ہوں تم کس انجام کی طرف گھسیٹے ہوئے جا رہے ہو۔ میں تمہیں اس انجام سے بچا رہی ہوں، اس سے زیادہ خلوص اور کیا ہوگا؟ آزما کر دیکھ لو، طلاق نہ دو۔ میں گھر چلی جاتی ہوں، ایک دن آئے گا کہ تم پریشان حال میرے پاس آؤ گے اور ہاتھ جوڑ کے کہو گے، وینا اپنے گھر چلو۔ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے تمہارے دل اور دماغ پر بدروحوں کی طرح قبضہ کر رکھا ہے، اسے تمہاری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اسے تمہارے پیسے اور اس عیش و عشرت کے ساتھ دلچسپی ہے جو تم اسے کراتے ہو۔ جس روز اسے تم سے زیادہ عیش کرانے والا آدمی مل گیا وہ تمہارے منہ پر تھوک کر تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ غصے سے عثمان کے دانت بجنے لگے، اس نے مٹھیاں بیچ لی، یوں لگتا تھا جیسے وہ وینا کا گلا گھونٹ دے گا۔ غصے نے اسے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ وینا کا گلا گھونٹ ہی دیتا۔ لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور عثمان فون کی طرف لپکا اور ریسیور اٹھایا۔ لوسی بول رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ عثمان نے پوچھا۔ لوسی نے وہ ساری باتیں عثمان سے کہہ ڈالی جو میجر سمیع نے اسے کہی تھی۔ عثمان نے اسے برا بلا کہنا شروع کر دیا، بے وفا سے لے کر بے سواد تک کہا، پھر ایک دو گالیاں بھی دے ڈالی۔ لوسی نے اسے یہ آخری فیصلہ سنا کر کہ وہ آئندہ اسے نہیں ملے گی، فون بند کر دیا۔ عثمان نے ریسیور کچھ دیر ہاتھ میں پکڑے رکھا اور پھر اتنی زور سے ریسیور کو فون پر رکھا کہ اس دھماکے سے وینا بدک گئی۔ وینا سمجھ گئی کہ اس کے بھائیوں اور سمیع اور آصف نے کوئی ڈرامہ کھیلا ہے اور وہ لڑکی ان کے ہاتھ آ گئی ہے۔ وینا کو توقع تھی کہ عثمان اب اس پر اور زیادہ برسے گا، لیکن عثمان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وینا اسے دیکھتی رہی۔ عثمان کوہنیاں گھٹنوں پر اور سر ہاتھوں پر رکھے بیٹھا رہا جیسے اسے ہتھیار ڈلوا لیے گئے ہوں۔ وینا اٹھی اور آہستہ آہستہ عثمان کے پاس پہنچی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اٹھو، اس نے روٹھے ہوئے بچے کو منانے کے پیارے انداز سے عثمان سے کہا، سو جاؤ، مجھے ہمدرد اور ہمراز سمجھو اور اپنی پریشانی مجھے بتاؤ۔
وینا نے دیکھا کہ عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وینا نے اسے اٹھایا، پھر اس کا سلیپنگ سوٹ الماری سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ عجیب بات یہ نظر آ رہی تھی کہ عثمان بالکل ہی سرد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور لیٹ گیا، اور وینا اس کے بالوں میں اپنی خوبصورت انگلیوں سے کنگھی کرنے لگی۔ عثمان نے وہ رات کروٹیں بدلتے اور تڑپتے گزاری۔ میجر عثمان تو بڑے آرام دہ بستر اور خوبصورت پلنگ پر تڑپ رہا تھا، لیکن لوسی کچے فرش پر بچھے ہوئے ایک کمبل پر تڑپ رہی تھی۔ یہ اختر اور امجد کی کوٹھی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نیم کچا مکان تھا۔ یہ مکان اس وقت بنایا گیا تھا جب ان لوگوں کا یہاں سبزیوں کا باغ ہوا کرتا تھا۔ پھر باغ اجڑا اور یہ مکان خالی پڑا رہ گیا۔ اس مکان کے ارد گرد کچھ کھیتیاں اور کچھ جگہ ویران تھی۔ یہ جگہ اختر کے خاندان کی تھی۔ لوسی سے عثمان کو فون کروا کے اسے یہ کہا گیا کہ اسے گھر لے جایا جا رہا ہے، لیکن گھر لے جانے کی بجائے اس کمرے میں بند کر دیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ وہ در پردہ جو کچھ ہے وہ بتا دے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا، اور اختر نے اپنے گھر کا جمع سال نوکر برآمدے میں بٹھا دیا۔ لوسی کی آنکھوں سے پٹی اتار کر منہ پر پٹی باندھ دی گئی، اور اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ نوکر کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ صبح باہر کے دروازے کو تالا لگا کر سائیکل پر گھر سے یعنی اختر کی کوٹھی سے ناشتہ لائے، اور اس طرح دوپہر اور شام کا کھانا بھی لے آیا کرے، اور لڑکی کا منہ کھول کر اسے کھانا کھلا دیا کرے۔